मिल हमारे साथ हैं। स्वागत है, खैर मकदम इस्तकबाल है। तो इस उम्मीद के साथ कि मैं आप तक पहुंच रहा हूं, हमारी आवाज और तस्वीर आप तक पहुंच रही है, आज के सेशन का हम आगाज करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग पावर की जरा बात करते हैं। पावर क्या होता है? पावर को हिंदी में शक्ति बोला जाता है। पावर क्या होता है कि पावर को अगर हम पी से डिनोट करें तो पावर होता है वर्क डन बटा टाइम, है ना। तो शक्ति का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि कार्य बटा समय, यानी इकाई समय में जो किया गया कार्य है उसको पावर कहते हैं। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कार्य करने की दर को, या एक सेकंड में कोई मशीन या कोई आदमी कितना कार्य करता है उसको उसकी क्या बोलेंगे? शक्ति बोलेंगे। तो हम शक्ति को दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एक सेकंड में कोई मशीन कितना काम करता है या एक सेकंड में कोई मशीन कितना ऊर्जा खा जाता है, उसको उसकी शक्ति बोलेंगे। तो दो तरह से कार्य को हम डिफाइन कर सकते हैं कि पावर को डिफाइन कर सकते हैं कि कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। यानी कोई मशीन एक सेकंड में कितना कार्य करती है या इकाई समय में कितना कार्य करती है या कार्य करने की दर को हम क्या बोलेंगे? शक्ति कहेंगे। कई तरह से हम कार्य को डिफाइन कर सकते हैं। इकाई समय में किया गया कार्य या एक सेकंड में किया गया कार्य शक्ति कहलाएगा, या कार्य करने की दर को टाइम से डिवाइड कर देने से क्या मिल जाता है? दर मिल जाता है। कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। तो शक्ति को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि भाई कोई मशीन इकाई समय में एक सेकंड में कितना कार्य करती है या एक सेकंड में कितना एनर्जी खा जाती है, कितना एनर्जी कंज्यूम करती है, उसको पावर बोलेंगे। क्या होगा? ठीक है जी, राधे राधे। कृति कैसे हैं आप? विपिन शुक्रिया आपका। पहली बार नीलेश कुमार लाइव आए हैं, कहां मसरूफ रहते थे आप? आज बायो की क्लास नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? इसी बात कौन सी क्लास है आकाश? इसको देखना, इसको कहीं लगा देना, इसको ऑफ हो गया। अभी अभी देखते हैं कौन सी क्लास है। और ये चूंकि ऊर्जा या कार्य स्केलर है तो ये भी क्या होगी? एक अदिश राशि होगी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होगी, है ना। तो कार्य करने की दर को ऊर्जा कहते हैं, या ऊर्जा की खपत की दर को कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं, या ऊर्जा की खपत की दर को हम शक्ति कहेंगे। तो कोई मशीन एक सेकंड में या इकाई समय में कितना कार्य करता है या इकाई समय में कितनी ऊर्जा की खपत कर लेता है उसको हम पावर बोलेंगे। तो पावर के दो फॉर्मूलाज हो गए, W अपॉन टी, E अपॉन टी, W अपॉन टी, E अपॉन टी, है ना। तो हम पावर को ऐसे भी डिफाइन करते हैं। इसके अलावा जब कार्य होता है तो उसमें कार्य के बराबर ऊर्जा खर्च होती है, इसीलिए शक्ति को ऊर्जा की खपत या उपयोग के दर के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। तो पावर बराबर होगा कि इकाई समय में किया गया कार्य या इकाई समय में ऊर्जा की खपत। कोई मशीन एक सेकंड में कितना कार्य करती है या एक सेकंड में कितने ऊर्जा की खपत कर लेती है, क्योंकि जब कार्य होगा तो कार्य के बराबर ऊर्जा की खपत होगी। तो पावर जो होता है वो W अपॉन टी होगा, W अपॉन टी होगा या E अपॉन टी होगा, जहां पे E क्या है? ऊर्जा की खपत है। ठीक है। तो जो पावर होता है वो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है और पावर का जो SI मात्रक होता है वो वॉट होता है। ठीक है। तो शक्ति जो है वो एक अदिश राशि होती है और उसका SI मात्रक वॉट होता है। इसको W से डिनोट करते हैं, W से डिनोट करते हैं। पावर को एक वॉट हम कब बोलेंगे? एक वॉट पावर को कैसे डिफाइन करेंगे? देखो, एक वॉट पावर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? किसी मशीन के पावर को हम एक वॉट कब बोलेंगे? तो आपने कहा सर पावर होता है वर्क डन बटा टाइम, कार्य बटा समय या ऊर्जा की खपत बटा समय। तो किसी मशीन के पावर को हम एक वॉट कब बोलेंगे? जब वो मशीन एक जूल वर्क करता हो एक सेकंड में। कोई मशीन एक जूल कार्य करता हो एक सेकंड में, कोई मशीन एक जूल कार्य करता हो एक सेकंड में, तो उसकी पावर क्या होगी? 1 वॉट होगी। या फिर पावर को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं, एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टी। तो पावर को एक वाट कब बोलेंगे? जब वो एक जूल एनर्जी खा जाता हो एक सेकंड में। तो किसी मशीन के पावर को हम एक वॉट कब बोलेंगे? जब वो एक जूल वर्क करता हो एक सेकंड में या एक जूल एनर्जी खा जाता हो एक सेकंड में। तो 1 वॉट कितने के बराबर होगा? ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो 1 वॉट बराबर होता है जूल पर सेकंड के। 1 वॉट विल बी इक्वल टू जूल पर सेकंड। इंपॉर्टेंट होगा। तो 1 वॉट विल बी इक्वल टू जूल सेकंड, जूल पर सेकंड, वॉट पर सेकंड, ऐसे करके ऑप्शन देगा। तो 1 वॉट विल बी इक्वल टू जूल पर सेकंड। जैसे आप कहते हैं कि CFL की पावर है 15 वॉट, इसका मतलब समझ में आता है? ये CFL की पावर 15 वॉट है, मतलब ये 15 जूल एनर्जी खा जाएगा एक सेकंड में। एक सेकंड में आप कहते हैं कि इस मोटर का पावर जो है वो 500 वॉट है, मतलब ये 500 जूल वर्क करेगा एक सेकंड में या 500 जूल एनर्जी खा जाएगा एक सेकंड में। बात आ रही है समझ में? तो पावर को एक वाट हम कब बोलेंगे? जब कोई मशीन
1 जूल वर्क करता हो 1 सेकंड में। तो यही बात यहां पे लिखी हुई है कि पावर इज सेड टू बी 1 वॉट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकंड, या पावर ऑफ एन अप्लायंस इज सेड टू बी 1 वॉट व्हेन कंज्यूम्स 1 जूल एनर्जी इन 1 सेकंड। शक्ति को 1 वॉट कहा जाता है यदि 1 सेकंड में 1 जूल कार्य किया जाता है, या फिर यदि कोई उपकरण 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा की खपत करता है तो उस उपकरण की शक्ति को 1 वॉट कहा जाएगा, है ना। तो पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम या एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम। तो पावर को 1 वॉट कब बोलेंगे, जब 1 जूल वर्क हो रहा हो 1 सेकंड में, या 1 जूल एनर्जी खा जा रहा हो 1 सेकंड में। तो दोनों तरीके से हम पावर को डिफाइन कर सकते हैं। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या समझने में? इसको जरा देख लीजिए, दोनों पावर जो मैंने बोला है ना उसको अपने शब्दों में लिख भी दिया है मैंने, ताकि आपके दिमाग से उड़ ना जाए। तो अगर पूछा जाता है कि 1 वॉट किसके बराबर होता है तो लिख देना है आपको जूल पर सेकंड के बराबर। कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। नोटिफिकेशन डाली गई है ट्यूसडे बायो की क्लास ऑफ। आकाश बताओ क्या इसके बाद कौन सी क्लास है मेरी? हाँ, अभी चेक कर लेते हैं। हो गया तो लिख दीजिएगा डन। तो ये वाला लिखिए ना, बस इतना लिखने की जरूरत नहीं, ये तो आपके नोट्स में रह जाएगा याद करने के लिए। टीजीटी की? अच्छा। पावर की एक और इकाई है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर अश्व शक्ति, एचपी से डिनोट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? अश्व शक्ति। तो 1 हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होता है? 1 हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होता है जरा बता दो। तो पावर की एक और इकाई है हॉर्स पावर, अश्व शक्ति। तो 1 हॉर्स पावर 746 वॉट के बराबर होती है, 746 वॉट के। इसको याद करना है। तो जैसे पूछ ले कि हॉर्स पावर किसकी इकाई है, तो शक्ति की इकाई है। 1 हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होता है? 746 वॉट के बराबर होता है। इसको याद रखना है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। नहीं, कोई जरूरी नहीं है ऐसे कॉन्सेप्ट, फिजिक्स में तो कॉन्सेप्ट याद करना है। सोनू साहब का आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे साहब, कैसे हैं आप? एक एथलीट है जो 60 केजी का है, जो एक सीढ़ियां चढ़ रहा है और हर एक सीढ़ी 10 मीटर ऊंचा है, सॉरी 10 सीढ़ियां चढ़ता है ऐसा ऐसा, और हर सीढ़ी जो है वो 1 मीटर ऊंचा है। तो ऐसी ऐसी अगर वो 10 सीढ़ियां चढ़ता है तो कितनी ऊंचाई तक जाएगा? 10 मीटर तक जाएगा। तो ऊंचाई हो गई 10 मीटर। कितने सेकंड में? 30 सेकंड में। 30 सेकंड में ऐसी ऐसी 10 सीढ़ियां चढ़ता है, हर सीढ़ी जो है वो 1 मीटर ऊंची है, तो 10 मीटर ऊंचाई तक ये जाएगा। कितने सेकंड में? 30 सेकंड में। जी की वैल्यू दे रखी है कितनी? जी की वैल्यू दे रखी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये स्क्वायर होगा जी। तो बताइए कि उसकी शक्ति क्या है? शक्ति क्या है? तो पावर क्या होता है? वर्क डन बटा टाइम। अब यहां पे जो ये वर्क डन होगा किसके बराबर होगा? mgh के बराबर होगा। नीचे से ऊपर जा रहा है ना, तो वर्क किसके बराबर होगा? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। वर्क डन विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। तो वर्क mgh के बराबर होगा बटा टाइम। तो मास कितना दे रखा है बोलो? 60 केजी का। जी की वैल्यू 9.8, समय, अच्छा हाइट कितने तक? 10, और समय कितना लगा? 30। बता दो भाई, ये 0 से ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, ये 0 से ये 0 खत्म हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, और 98 को 2 से करेंगे तो 196। ये पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। तो मुझे लगता है 196 ही आएगा। हाँ, 196 वॉट। आया समझ में कुछ? तो कार्य कितने के बराबर होगा? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। ऊपर जाने में जो कार्य होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, mgh, है ना। या ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना लगेगा? mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? हाइट के बराबर। तो एक ही बात है। इन विच फॉर्म द पावर ऑफ अ मूविंग बॉडी इज स्टोर्ड। किस रूप में किसी मूविंग बॉडी की पावर स्टोर होती है? हिना मलिक, साजदा खान का उत्तर सही है। आ गया समझ में ना? ओके, जल्दी बताइए। तो देखो, पावर होता है वर्क डन बटा टाइम, होता है कि नहीं? और वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुना विस्थापन बटा समय। अब विस्थापन बटा समय क्या हो जाता है? वेलोसिटी हो जाती है। तो पावर हो गया हमारा फोर्स इनटू वेलोसिटी। हुआ कि नहीं? अरे भाई, वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेग क्या होता है? विस्थापन बटा समय होता है कि नहीं होता? तो एक और फॉर्मूला हमारा बन के आ गया कि पावर क्या होता है? फोर्स गुना वेलोसिटी। तो ऐसा कोई नहीं है क्या? वर्क एंड डिस्टेंस, फोर्स, हाँ, फोर्स एंड वेलोसिटी। ऑप्शन डी शुड बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, मीना हमारे साथ है। तो फोर्स इनटू वेलोसिटी। ठीक है, चलो। एक रिक्शा पुलर है जो रिक्शा को खींच रहा है एक 100 न्यूटन का बल लगाकर, और रिक्शा जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। तो उसका पावर बताइए, रिक्शा पुलर का पावर बताइए जी। तो हमारे पास पावर के फॉर्मूला आ गए, वर्क डन अपॉन टाइम, एनर्जी बटा टाइम बराबर फोर्स इनटू वेलोसिटी, यही ना, एफ इनटू वी। कैसे एफ इनटू वी आया? तो आपने कहा सर पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और बटा टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कितना हो गया? वेलोसिटी हो गया। तो पावर हो गया फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब यहाँ पे क्या क्या दे रखा है?
वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना जरूरी है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 18 दूनी 36, यानी वेलोसिटी हो गई हमारी 10 मीटर पर सेकंड। होगी नहीं, किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो हमें पावर निकालना है ना, तो पावर होता है फोर्स गुना वेलोसिटी। फोर्स कितना दे रखा है बोलिए? 100, और वेलोसिटी कितनी हो गई? 10, यानी 1000 वाट हमारा उत्तर आ गया, ऑप्शन है। पिंकी मीना कह रहे हैं कि आप हमारा नाम क्यों नहीं लेते? इसलिए कि आप तब कमेंट करते होंगे जब मैं इधर पढ़ा रहा होता हूं, इस समय आप करते हैं कमेंट, इसलिए आपका नाम नहीं ले पाते हम, और इस बात का हमें भी दुख है कि नहीं? साक्षी, कोमल, हिना मलिक, आराध्या शुक्ला, सो ऑप्शन ए शुड बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, पावर। अब जाते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई। जिस यूनिट में हम ऊर्जा की लेन देन करते हैं, जिस यूनिट में हम ऊर्जा की लेन देन करते हैं, उसको बोलते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। और कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है क्या? किलो वाट आवर। क्या है? किलो वाट आवर, KWH। तो किलो वाट आवर किसकी इकाई है? अगर मैं पूछूं कि किलो वाट आवर है पावर की इकाई, एनर्जी की इकाई, फोर्स की इकाई, वर्क की इकाई, बताइए। किलो वाट आवर इज अ यूनिट ऑफ, किलो वाट आवर किसकी इकाई है? किलो वाट आवर किसकी इकाई है बताइए? तो किलो वाट आवर जो है वो एनर्जी की यूनिट है भाई साहब, एनर्जी की यूनिट है। और 1 किलो वाट आवर का मतलब होता है 1 यूनिट एनर्जी। आप कहते हैं ना इतनी यूनिट बिजली उठ गई, तो 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलो वाट आवर। और 1 किलो वाट आवर कितने जूल के बराबर होता है, ये पूछा गया है हर एग्जाम में। 1 किलो वाट आवर जो बराबर होता है, 1 किलो वाट आवर जो बराबर होता है वो होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल के। इसको जरूर याद रखना। 1 किलो वाट आवर कितने जूल के बराबर होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। पावर की इकाई नहीं है, लिखा है ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई। ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? किलो वाट आवर। यानी किलो वाट आवर किसकी इकाई है? पावर की नहीं, ऊर्जा की इकाई है, जिस इकाई में हम ऊर्जा की लेन देन करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम किलो वाट आवर में मापते हैं, और 1 किलो वाट आवर का मतलब होता है 1 यूनिट ऑफ एनर्जी। और कितनी यूनिट उठ रही है बिजली, उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है। नंबर ऑफ यूनिट का फॉर्मूला है वाट इंटू आवर अपॉन 1000, है ना? वाट इंटू आवर अपॉन 1000, ये नंबर ऑफ यूनिट का फॉर्मूला है, कितनी यूनिट कंज्यूम हो रही है उसका फॉर्मूला है। जैसे अगर मान लिया मैं एक क्वेश्चन दे दूं कि एक रेडियो सेट है 60 वॉट का, और उसे रोजाना 10 घंटे इस्तेमाल किया जाता है, तो बताइए 30 दिन में कितनी यूनिट बिजली कंज्यूम होगी? एक रेडियो सेट है 60 वॉट का, उसे रोजाना 10 घंटे बजाया जाता है, तो 30 दिन में कितनी यूनिट बिजली कंज्यूम होगी? तो आप कहेगा सर नंबर ऑफ यूनिट का फॉर्मूला है वाट गुना आर बटा 1000। कितने वॉट का है? 60 वॉट का। कितने घंटे रोज इस्तेमाल किया जाता है? 10 घंटे। तो वाट इंटू आर अपॉन क्या हो गया? 1000। कितने दिनों तक? 30 दिन तक। तो 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ऊपर 3 जीरो, नीचे 3 जीरो, खत्म। 18 यूनिट बिजली उठेगी, 18 यूनिट बिजली उठेगी। ठीक है, 18 यूनिट बिजली उठेगी। तो फॉर्मूला लगा देना है वाट इंटू आर अपॉन 1000। जैसे एक रेडियो सेट है 60 घंटे रोजाना बजाया जाता है, सॉरी, एक रेडियो सेट है 60 वॉट का जो 50 घंटे यूज किया गया, तो बताइए कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगा? बोलिए। तो आपने बोला कि सर फॉर्मूला, आपने रेडीमेड फॉर्मूला दिया वाट इंटू आर बटा 1000। ठीक है, तो कितने वॉट का रेडियो है? 60 वॉट का रेडियो है। कितने घंटे तक इस्तेमाल किया गया है? 50 घंटे तक, बटा 1000। कितने दिनों तक ये नहीं पूछा है, तो हम दिन से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर वही रहता कि एक महीने में बताइए जो 30 दिन का, तो 30 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, तो 2 जीरो से ये वाला खत्म हो गया, ये 2 बार में आया और ये 3 बार में खत्म हो गया। तो 3 किलो वाटर मतलब 3 यूनिट बिजली, 3 यूनिट बिजली कंज्यूम होगी। 3 यूनिट बिजली क्या होगी? कंज्यूम होगी। बात आ रही है समझ में? चलो एक देखो, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो 600 वाट 60 वाट का है, रोजाना 10 घंटे जलाया जाता है, तो 30 दिन में उसको कितना बिल पे करना पड़ेगा? अगर 1 यूनिट की कॉस्ट है 3.5 रुपया, 1 यूनिट की कॉस्ट है 3.5 रुपया। आज बायोलॉजी की जगह दूसरी क्लास है। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ यूनिट निकाल लो कि कितनी यूनिट कंज्यूम होगी। तो आपने कहा वाट इंटू आर अपॉन 1000। कितने वॉट का है? 60 वॉट का। कितने घंटे? 10 घंटे, बटा 1000। कितने दिनों तक? 30 दिनों तक। तो 3 जीरो ऊपर है, 3 जीरो नीचे, खत्म हो गया। नंबर ऑफ यूनिट कितना होगा? 18 यूनिट। एक महीने में 18 यूनिट बिजली कंज्यूम होगी, तो कितना रुपया देना पड़ेगा? 1 यूनिट का कॉस्ट है 3.5 रुपया, तो 18 यूनिट का कितना हो जाएगा? 18 गुने 3.5 मतलब 63 रुपया देना होगा उसको। अरे तो 18 यूनिट कंज्यूम होना, एक यूनिट 3.5 रुपए में आ रहा है, बड़ी सस्ती बिजली है। ठीक है, चलो अब आ जाइए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण। अगर आपके पास सुटेबल इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं, तो आप ऊर्जा को
एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हो, है ना। तो ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण क्या कहलाता है? ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। जैसे देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, है ना, यानी विद्युत ऊर्जा को आप मैकेनिकल एनर्जी में यानी यांत्रिक ऊर्जा में किसके थ्रू कन्वर्ट कर सकते हो? बताओ, किस यंत्र के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हो? विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट करेंगे मोटर के थ्रू, इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू। इलेक्ट्रिक मोटर को आप इलेक्ट्रिसिटी से टच करो, कनेक्ट करो, वो घूमने लगेगा, यांत्रिक ऊर्जा। उल्टा बताओ कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल करोगे आप? तो डायनमो का इस्तेमाल करते हो आप, डायनमो के टरबाइन को आप किसी तरह से घुमाओ, उस पर पानी गिराकर, हवा के थ्रू, न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू, है ना, थर्मल एनर्जी के थ्रू, बस उसे घुमाना होता है। उसके टरबाइन को घुमाओगे तो आपको इलेक्ट्रिसिटी देगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में मोटर के द्वारा, बदले में उल्टा देखिए, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम डायनमो के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में, है ना, प्रकाश ऊर्जा में किसके थ्रू कन्वर्ट कर सकते हो? तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में हम किसके थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं? तो उत्तर हो गया आपका बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब। बदले में लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए आपको सोलर सेल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। सोलर सेल का इस्तेमाल करना पड़ता है। सोलर सेल्स देखा होगा, आप उसको धूप में रख दीजिए, उससे इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। उसी प्रकार आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में मतलब ध्वनि ऊर्जा में किसके द्वारा कन्वर्ट कर सकते हो? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में यूज करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है स्पीकर। आपके पास स्पीकर होगा जिससे आप हमारी आवाज सुन रहे होंगे। लेकिन साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हमें यूज करना होता है माइक्रोफोन। क्या? माइक्रोफोन। क्या है? ठीक है, क्लियर है जी? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में हम स्पीकर के थ्रू, और साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम माइक्रोफोन के थ्रू कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है? इस तरह से अगर नहीं, इन्वर्टर तो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है ना। एसी को डीसी, डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं? डीसी से एसी बनाने के लिए इन्वर्टर, और एसी को डीसी बनाने के लिए रेक्टिफायर का इस्तेमाल करते हैं। तो वो अलग चीज हो गया, ठीक है। चलिए, तो अगर आपके पास सुटेबल इंस्ट्रूमेंट है तो आप ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में क्या कर सकते हो? परिवर्तित कर सकते हो। ऊर्जा की जो इकाइयां हैं, देखो, ऊर्जा की इकाई है एसआई यूनिट, अगर पूछा जाए तो जूल। ऊर्जा की दूसरी इकाई है आपकी कैलोरी। ऊर्जा की तीसरी इकाई आपको बता दिया किलोवाट आवर। ऊर्जा की चौथी इकाई आप जानते हैं कि अर्ग होता है। और ऊर्जा की एक और इकाई होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद रख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ऊर्जा की इकाई है। तो किलोवाट आवर क्या है? ऊर्जा की इकाई है। 1 किलोवाट आवर 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। कैलोरी भी ऊर्जा की इकाई है। 1 कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होती है। अर्ग भी ऊर्जा की इकाई है, सीजीएस यूनिट है। 1 अर्ग 10⁻⁷ जूल के बराबर होता है ना। 1 जूल अगर 10⁻⁷ अर्ग के बराबर है तो 1 अर्ग 10⁻⁷ जूल के बराबर होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल के बराबर होता है। तो जैसे पूछ ले इनमें से कौन ऊर्जा की इकाई है, कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है, तो आपको पहचानना पड़ेगा। जैसे मैं पूछ लूं कि कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है, कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलोवाट आवर, वाट, अर्ग। बताइए कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन यूनिट ऑफ एनर्जी? तो आप कहेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई है, किलोवाट आवर ऊर्जा की इकाई है, अर्ग ऊर्जा की इकाई है, वॉट शक्ति की इकाई है। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 3। नोट करेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। तो सिंपल अभी याद कर लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ऊर्जा की इकाई होती है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल के बराबर होता है। 1 कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होता है। 1 अर्ग 10⁻⁷ जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट आवर 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। वॉट बिल्कुल सही है। इस तरह से देखो, थोड़ा सा चालाक क्वेश्चन बना देता है ये लोग। ये सारे क्वेश्चन सबसे नहीं बनते। वॉट नहीं है, वॉट शक्ति की इकाई है, ठीक है।
तो ये ऊर्जा की अन्य इकाइयां हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि ऊर्जा का एसआई यूनिट क्या होता है, ऊर्जा की एसआई यूनिट क्या होती है, तो जूल होती है। ऊर्जा का सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो अर्ग होता है। बिल्कुल मैं ठीक हूं। केम लक्ष्मी, आप कैसे हैं? ठीक हैं, शुक्रिया। हिना, नहीं आज बायो की क्लास नहीं है। एक्चुअली आप लोगों के चक्कर में जो टीजीटी की जो क्लासेस थी वो कई दिनों से ऑफ हो रही थी, तो आज उसमें लगी है बायो की क्लास। ठीक है, कल आप में लगेगी, घबराइए मत। चलो भाई साहब, ये हो गया हमारा। आप देख लीजिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी याद कर लीजिएगा। ये सबको पता होगा, लिखने की जरूरत नहीं है इसको, कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही ऊर्जा का विनाश किया जा सकता है। बस ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इस ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा जो है वो कांस्टेंट है, नियत है। तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत को दो तरह से हम बता सकते हैं। इस ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा क्या है, नियत है, या फिर ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है, उसको एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, जैसे कि आपने अभी देखा है ना, कि आपके पास सुटेबल अगर अप्लायंसेस हैं तो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में हम स्थानांतरित कर सकते हैं। तो ऊर्जा का ना तो निर्माण होता है, ना ही विनाश होता है। ऊर्जा को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। हम इसलिए कह सकते हैं कि ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा जो होती है वो नियत होती है। यह है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो स्टेटमेंट पूछ सकता है कि भाई ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या बोलता है, तो बस इसको ऐसे याद कर लेना है। ठीक है, चलो अब आते हैं माय डियर फ्रेंड्स, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य। एक साइंटिस्ट है जिनका कहना था, आइंस्टीन साहब, उनका कहना था कि E इज इक्वल टू mc स्क्वायर होता है। यानी मास को एनर्जी में, एनर्जी को मास में आप इस इक्वेशन के द्वारा बदल सकते हैं। द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। किस फॉर्मूला के तहत? E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, जहां पे E क्या है, ऊर्जा है, M क्या है, द्रव्यमान है, और C क्या है, प्रकाश का वेग है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये कहलाता है मास एनर्जी इक्विवेलेंस, द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ठीक है जी, तो इसे हम लोग याद रखेंगे। तो इस तरह से आप पढ़ते जाएंगे तो आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, चाहे वो न्यूमेरिकल से पूछ ले, चाहे वो थ्योरी से पूछ ले। बीच बीच में हम जहां पे मुझे लग रहा है कि न्यूमेरिकल पूछ सकता है तो वहां पे हम एक दो न्यूमेरिकल्स भी आपको बता रहे हैं। ठीक है जी, कोमल, हिना, साजिदा खान, एम लक्ष्मी, रुचि। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट योर वर्क, पावर एंड एनर्जी। काफी समय लग गया इसमें, पर इसमें कुछ भी पॉइंट को छोड़ना मुझे ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए हमने इसको सही तरीके से पढ़ने की कोशिश की है हम लोगों ने। चलिए, अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रेविटेशन। वहां से आपको क्वेश्चन लाजमी है कि मिलेगा। तो स्टार्ट करने वाले हम लोग ग्रेविटेशन, है ना। तो ग्रेविटेशन स्टार्ट कर लेते हैं। ग्रेविटेशन, सो लेट अस स्टार्ट विद ग्रेविटेशन। न्यूटन साहब एक दिन अपने बागीचे में एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उनके सर के ऊपर एक सेब आ गिरा। क्या? उनके सर पर एक सेब आ गिरा। तो उन्होंने सोचा कि भाई ये सेब जो है वो नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। ये न्यूटन साहब बैठे हुए हैं अपने बागीचे में सेब के पेड़ के नीचे, उनके सर पर एक सेब आकर गिरा। तो उसने सोचना शुरू किया कि ये सेब जो है नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं आया। तो वो जानते ही थे कि देखो, मोशन कब होता है, जब फोर्स लगता है। बॉडी रुकी है तो रुकी रहेगी, इन्होंने ही कहा था, और चल रही है तो चलती रहेगी। कब तक? जब तक उस पर बाहरी बल ना लगा जाए। तो बॉडी रुकी है तो रुकी रहेगी कब तक? जब तक उस पर फोर्स लगाकर उसे मोशन में ना लाया जाए। तो ये जमीन की तरफ मोशन हो रहा है, इसका मतलब हो ना हो पृथ्वी क्या कर रही है, हर वस्तु को अपने केंद्र की तरफ खींच रही होगी। तो उन्होंने कहा ये सेब नीचे इसलिए गिरा क्योंकि पृथ्वी इसको खींच रही है, इस पर बल लगा रही है, क्योंकि बल लगता है तभी मोशन होता है। तो इस बल का नाम उन्होंने दिया गुरुत्वाकर्षण। क्या नाम दिया? गुरुत्वाकर्षण। तो उन्होंने कहा कि पृथ्वी हर वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। और फिर बाद में उन्होंने कहा ना केवल पृथ्वी, दुनिया की हर वस्तु, दुनिया की हर शय एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करती है एक बल से। और इस बल का नाम उन्होंने क्या दिया? इस बल का नाम उन्होंने रखा ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण। तो उन्होंने कहा कि दुनिया की हर शय, दुनिया की हर वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है। जिस बल से आकर्षित करती है उस बल का नाम रखा गया गुरुत्वाकर्षण। दूसरा, ग्रेविटी, गुरुत्व या गुरुत्वीय बल। ये ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में क्या अंतर है? तो ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में क्या अंतर है कि देखिए, दो वस्तु में एक वस्तु अगर पृथ्वी हो, ये मान लिया कि अर्थ है और ये कोई वस्तु है, तो अर्थ और पृथ्वी के बीच जो लगने वाला, सॉरी, पृथ्वी और किसी वस्तु के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण का बल है, उसका नाम रखा गया है ग्रेविटी। यानी आप कह सकते हैं कि ग्रेविटी इज अ स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन इन विच वन बॉडी इज अर्थ। तो इस ब्रह्मांड में, इस कायनात में किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण का बल है वो ग्रेविटेशन कहलाएगा, लेकिन किसी वस्तु और पृथ्वी के बीच लगने वाला जो बल है वो ग्रेविटी कहलाएगा। तो ग्रेविटी क्या है? ये ग्रेविटेशन ही है, लेकिन ग्रेविटी कहने से ये बात क्लियर हो जाती रही है कि दो वस्तु में से एक वस्तु क्या है? पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है। तो इस बात को याद रखना कि देखो, किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण का बल होगा, किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण का बल ग्रेविटेशन कहलाएगा,
लेकिन पृथ्वी एवं किसी वस्तु के बीच लगने वाला जो आकर्षण का बल है वो ग्रेविटी कहलाएगा। सो आप कह सकते हैं कि ग्रेविटी इज अ स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन इन विच वन बॉडी इज अर्थ। ग्रेविटी भी क्या है? ग्रेविटेशन ही है, लेकिन इसमें एक बॉडी को अर्थ होना चाहिए, दो में से एक बॉडी अर्थ होना चाहिए। तो किसी वस्तु एवं पृथ्वी के बीच लगने वाला आकर्षण का बल गुरुत्व कहलाता है, लेकिन किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण का बल गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। आ रही है बात समझ में? न्यूटन साहब ने ना केवल यह कहा कि दुनिया की हर वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती है, कितने बल से आकर्षित करती है, वो फोर्स कितना लगेगा उसको मापने का एक लॉ भी दिया, जिसको बोला जाता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या बोला गया? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ठीक है, क्यों ऐसा नाम है इसका? यूनिवर्सल लॉ क्या है वो देखिए। न्यूटन साहब ने कहा कि सपोज करो कि एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m1 है और ये एक दूसरी वस्तु है जिसका द्रव्यमान m2 है, और दोनों वस्तु कितनी दूरी पर रखे गए हैं? r दूरी पर रखे गए हैं। तो इन दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण का बल होगा वो समानुपाती होगा दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के। पहले वस्तु का द्रव्यमान m1 है, दूसरे वस्तु का द्रव्यमान m2 है, तो दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती होगा। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू बॉडीज इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, है ना। यानी अगर वस्तु का मास बढ़ रहा है तो आकर्षण बढ़ेगा, और इन दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण का बल व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के बीच की दूरी के वर्ग का, है ना। यानी अगर दोनों के बीच की दूरी बढ़ेगी तो आकर्षण घटेगा। दूरी बढ़ने से आकर्षण घटता है ना, दूरी बढ़ने से आकर्षण घटता है। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी से आपका आकर्षण बना रहे तो आप नजदीकी बना के रखिए उससे। नजदीकियों से आकर्षण बढ़ता है, दूरियों से आकर्षण घटता है। देखो, दूरी बढ़ेगी आकर्षण घट जाएगा, और दूरी घटेगी तो आकर्षण बढ़ेगा। पर एक शायर कहते हैं कि दूर रहकर भी तेरी याद को पूजा मैंने, दूर रहकर भी तेरी याद को पूजा मैंने, ये न कहना हमें आदाबे वफा याद नहीं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चाहे वो नजदीक हो या दूर, मोहब्बत घटती नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी निगाहों से सामने से जैसे हटे, मोहब्बत कम गई, कोई दूसरा आकर आपकी जगह ले लिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, जैसा कि केमिस्ट्री में होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो पाएंगे कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बटा क्या हो गया? r स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2, दोनों इक्वेशन को कंबाइन करने पर हमें मिल गया F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। फिजिक्स में नियम है कि समानुपाती का साइन हटाकर बराबर का साइन लगाते हैं तो एक स्थिरांक आता है, कांस्टेंट आता है। यहां पे कांस्टेंट आ गया है g, तो F इज इक्वल टू g m1 गुना m2 बटा r स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम या न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, यूनिवर्सल लॉ, क्योंकि यह लॉ आप हर वस्तु पर लगा सकते हैं, ब्रह्मांड की किसी भी वस्तु पर लगा सकते हैं। शर्त क्या है? उसमें द्रव्यमान होना चाहिए, चाहे वो कितनी दूरी पर हो, कितना भी नजदीक हो, ये लगेगा। तो यहां पर जो जी है, जी क्या है? जी एक कांस्टेंट है। जी क्या है? एक स्थिरांक है या नियतांक है। नियतांक है, स्थिरांक है या नियतांक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका क्या नाम रखा गया है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। जी को क्या नाम दिया गया है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जहां पे जी क्या है? एक कांस्टेंट है, उसका अपना कुछ मान होगा, और इस जी को क्या नाम दिया गया है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यहां पे F इज इक्वल टू, जो हमारा फॉर्मूला आ गया, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बटा r स्क्वायर, जहां पे g क्या है? कांस्टेंट है, जिसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, और g की वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। ये पूछा जाता है, ये g की वैल्यू इतनी है और इसकी यूनिट इतनी होती है। तो आपसे कभी कभी जी की इकाई भी पूछ दिया गया कि जी की इकाई क्या होती है, जी की यूनिट क्या होती है। तो कैसे हम जी की इकाई निकालेंगे बताइए? मान लिया ये आप भूल गए, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2, ये जी की यूनिट होती है और ये इसकी वैल्यू होती है। तो कैसे निकालेंगे अभी बता देता हूं। मैं कह रहा था कि जी को हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इस जी की वैल्यू पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट रहती है, बदलती नहीं है। चाहे आप पृथ्वी पे चले जाओ, मून पे चले जाओ, मार्स पे चले जाओ, जुपिटर पे चले जाओ, पूरे ब्रह्मांड में जी की वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी? इतनी ही रहेगी, बदलेगी नहीं। इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक या सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं करेगी, कहीं पे भी चले जाओ। जैसे मान लिया कि पूछा जाए कि जी की यूनिट क्या है, जी की यूनिट क्या है, जी की इकाई क्या है, और आप सपोज करो कि ये भूल गए, पर ये फॉर्मूला हमेशा सबको याद रहता है। देखो, F इज इक्वल टू जी m1 गुना m2 बटा r स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो याद ही रहता है सबको, यह है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो यहां से जी आप निकाल लो, तो जी हमारा क्या हो जाएगा? ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, जी हमारा हो जाएगा F r स्क्वायर बटा m1 गुना m2। अब सबकी यूनिट रख दो,
एफ क्या है? फोर्स है, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। आर क्या था? दूरी थी, दो वस्तुओं के बीच की दूरी, तो दूरी का मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। M1 M2 क्या था? मास था, तो मास की यूनिट क्या होती है? केजी। M2 की भी यूनिट क्या हो जाएगी? केजी। तो कितना हो गया बोलो ना? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी का स्क्वायर। तो इसको हम नहीं लिख सकते क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर, यहाँ पे पावर 2 है तो ऊपर जाकर -2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे करके निकाल लेना। आया कि नहीं आया? फॉर्मूला से निकल जाएगा। हिना बोल रही है जड़त्व का नियम, वो हमने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा है प्रियंका, देख लीजिएगा। न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को जड़त्व का नियम बोला जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया बोला जाता है, क्योंकि न्यूटन के पहले नियम से हमें जड़त्व का पता चलता है ना, इसीलिए न्यूटन के जड़त्व के नियम को इनर्शिया का नियम भी बोला जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, गैलीलियो ने इसको बोला था। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया? तो ये है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण का बल उन वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती होता है, उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 गुना M2 बटा R स्क्वायर। तो दो वस्तुओं या दो कणों के बीच लगने वाला आकर्षण का बल उन कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल का समानुपाती होता है, उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम को हम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है। तो इस नियम को प्रतिलोम वर्ग का नियम भी कहा जाता है, जहां पे G क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। G की वैल्यू कितनी होती है? इतनी होती है, इसकी यूनिट ये होती है। G की वैल्यू को निकाला था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था कैवेंडिश। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था न्यूटन ने, लेकिन G की वैल्यू कितनी है? इतनी। इस वैल्यू को निकाला था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था कैवेंडिश। हाँ प्रभात, पूछिए डाउट क्या है? कोई भी डाउट है पूछ लिया कीजिए, घबराना नहीं है। अच्छा, ये जो ग्रेविटेशन का फोर्स होता है वो केवल आकर्षक होता है, अट्रैक्टिव इन नेचर होता है कि रिपल्सिव भी होता है? बताइए। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं, रिपल्सिव भी हो सकते हैं। दो समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है, असमान आवेशों के बीच आकर्षण होता है। तो जो चुंबकीय बल होता है, जो विद्युत बल होता है, वो आकर्षक भी होते हैं और उनमें आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होगा। कैसा होगा? अट्रैक्टिव नेचर का होगा, हमेशा आकर्षण महसूस होगा दो वस्तुओं में। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। अब आते हैं हम लोग एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, जिसको छोटा जी से डिनोट करते हैं, छोटा जी से डिनोट करते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्व क्या होता है बोलो? गुरुत्व होता है कि पृथ्वी और किसी वस्तु के बीच लगने वाला आकर्षण का बल। तो पृथ्वी क्या कर रही है? इस वस्तु को अपनी तरफ खींच रही है, फोर्स लगा रही है। तो इस फोर्स की वजह से क्या होगा? इसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, होगा कि नहीं? अरे भाई साहब, जब भी आप किसी वस्तु पर कोई बल लगाते हैं तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है, और वेलोसिटी में चेंज आना क्या कहलाता है? एक्सीलरेशन कहलाता है, त्वरण कहलाता है। तो पृथ्वी इस वस्तु को अपनी तरफ खींच रही है, तो किसी वस्तु और पृथ्वी के बीच जो आकर्षण का बल लगता है उसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटी कहते हैं, गुरुत्वीय बल। तो जब ये बल लगेगा तो इसकी वेलोसिटी में क्या होगा? चेंज आएगा, और वेलोसिटी में चेंज आना, इस बल की वजह से वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, मतलब एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये एक्सीलरेशन किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? ग्रेविटी की वजह से ना। तो ग्रेविटी की वजह से जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो गया उसको क्या बोलेंगे? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण त्वरण। अभी क्या बोला हमने कि किसी वस्तु और पृथ्वी के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण का बल है उसको उसे कहा गया है ग्रेविटी, गुरुत्व, गुरुत्व। तो ये पृथ्वी इसको खींच रही है, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होगा। देखो यहां से हमने छोड़ा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी और टकरा जाएगी। तो ये इसकी वेलोसिटी में चेंज किसकी वजह से आ रहा है? ये पृथ्वी की वजह से। पृथ्वी इस पे बल लगा रहा है, और पृथ्वी के बल लगाने के कारण इसकी वेलोसिटी में क्या हो रहा है? वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी में चेंज आना कहलाता है एक्सीलरेशन। तो ये एक्सीलरेशन अगर आ रहा है किसकी वजह से? पृथ्वी की वजह से, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखो हमने अगर फोर्स लगाया किसी बॉडी पर और उसकी वेलोसिटी में चेंज आया तो हम उसे क्या बोलेंगे? एक्सीलरेशन, और उसको ए से डिनोट करते हैं। लेकिन पृथ्वी की वजह से एक्सीलरेशन आ रहा है तो उसको जी से डिनोट करते हैं। जी कहने का मतलब क्या है? एक्सीलरेशन ही है, लेकिन पृथ्वी की वजह से हो रहा है। तो लिखा है कि एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी इज नोन एज व्हाट? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण त्वरण। नहीं आ रहा समझ में? तो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल या गुरुत्व के कारण किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो नॉर्मल एक्सीलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, लेकिन पृथ्वी की वजह से एक्सीलरेशन आ रहा है तो जी से डिनोट करते हैं। और जी की वैल्यू पृथ्वी पर कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लगभग कितना? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करते हैं कि कैसा कैसे हो रहा है। ठीक है जी।
नाम ही है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के चलते, ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी के कारण जो एक्सीलरेशन किसी बॉडी में उत्पन्न हो रहा है। कोई शक है किसी को? तो इसको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करते हैं। पृथ्वी पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या मतलब है इसका? इस मतलब को थोड़ा हम समझेंगे। इस वजह से तो मून को अर्थ के अंदर होना चाहिए, ऐसा क्यों? इसी की वजह से घूम रहा है वो पृथ्वी के चारों ओर, इसी ग्रेविटेशन के कारण। इस ग्रेविटेशन के कारण उसको क्या मिल रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है। तो अंदर आने के बजाय उसका क्या कर रहा है? वो चक्कर लगा रहा है। नहीं आ समझ में? तो चलिए मिलते हैं कि इस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्चुअल मतलब क्या